मेरा इंपोर्टेंट मैसेज सभी के लिए, तो पेपर का टाइम नजदीक आने वाला है, चाहे जेईई मेंस का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो। तो यार कुछ खतरनाक भयंकर और धाकड़ सी कंट्रोवर्सी हो रही है यूट्यूब में अलग सर और अमन सर के बीच, जो बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़े चैंपियन है दोनों। अब उनके बीच कंट्रोवर्सी हो रही है, बोल रहा है सर, एक बोल रहा है इनने ये कर दिया, उनने कर दिया, उनने कर दिया। सर ये थोड़ा सा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इसको आप साइड में रखिए कंट्रोवर्सी को, क्योंकि पेपर नजदीक आने वाला है। बच्चा भी इन कंट्रोवर्सी में पड़ जाता है, उसके बाद बच्चे का इंटरेस्ट रहा भी अगला मूल क्या आने वाला, अगला मैसेज क्या है। अलग सर ने भी 1.5 घंटे पहले मैसेज किया, उसके बाद बच्चे देखेंगे, देखते हैं अमन सर का। सर अगर पूरे यही होते रहेगा हर समय लोग कंट्रोवर्सी में पढ़ते रहेंगे, तो सर फिर बच्चे का नुकसान होने के इसमें चांस है। क्योंकि बहुत बच्चे जो हैं आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, अमन सर से उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो ये चीजें हैं ना। तो ये चीजें मतलब मेरे हिसाब से मतलब बोले तो खत्म ही कर देनी चाहिए हिसाब से। अब पेपर आने वाले हैं, जेईई का एग्जाम है, नोटिफिकेशन आने वाला है नीट का, क्या नोटिफिकेशन है, क्या नई चीजें आने वाली हैं, इसके ऊपर अगर थोड़ा सा फोकस कर ले तो ज्यादा मजा आएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो उम्मीद है हम तो अपना आगे पढ़ेंगे भैया, नेम रिएक्शन चल रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक। तो कोलवे इलेक्ट्रिसिटी रिएक्शन हम स्टार्ट करेंगे आज से, 10th रिएक्शन, ठीक। चलिए चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो आज फिर हम आपके सामने है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन को आगे बढ़ा रहा हूं मैं आपको। आज मैं 10 नेम रिएक्शन पहुंच चुका हूं। जितने भी मैंने अभी तक आपको नेम रिएक्शन बताए हैं, मेरा यकीन मानिए सारे के सारे इंपोर्टेंट हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, सारे नेम रिएक्शन इंपोर्टेंट है, कन्वर्जन में काम आते हैं, ठीक। आपको पता नहीं चलेगा ये नेम रिएक्शन है, दिया नहीं होगा, क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा कि ये कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस है, उड्स रिएक्शन है, बट दे आर डायरेक्टली आस्क्ड इन द कन्वर्जन, ठीक। वो कन्वर्जन में पूछे जाते हैं कि कैसे कैसे रिएक्शन होती है, ठीक है। तो उसी तर्ज पर आज हम चलते हैं कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक। अच्छा, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसको मैकेनिज्म से भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैकेनिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं लास्ट में प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं आपको लास्ट में क्लियर कर दूंगा भाई आंसर कैसे आएगा, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा। चलिए, अगर हम बात करेंगे कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस की, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कहीं ना कहीं लाइट के प्रेजेंस में या इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। अगर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, पक्की बात है। एल्केन बनेगा, साथ में CO2 गैस रिलीज होगी, H2 गैस रिलीज होगी और NaOH बेस का फॉर्मेशन यहां पर होता है। दूसरी चीज, यह आपका डायग्राम है इलेक्ट्रोलिसिस का। यहां पर एक पॉइंट है एनोड और दूसरा पॉइंट है कैथोड, मतलब एक इलेक्ट्रोड एनोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड है। एनोड में हमेशा आपको पता है ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड में आपको पता है रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, ठीक। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे आपने सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को इलेक्ट्रोलिसिस कराया, एल्केन और CO2 का फॉर्मेशन होता है। ये आपको ये पार्टिकल मिलेंगे आपको एनोड पर, कहां मिलेंगे, एनोड पर मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज पेपर में आएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑब्टेन्ड एट एनोड, तो एल्केन और CO2 एनोड में मिलेंगे। और जनरली हाइड्रोजन गैस और बेस कहां मिलेगा आपको, कैथोड में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कैथोड में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम के कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन का इलेक्ट्रोलिसिस हम कराते हैं तो एल्केन और CO2 एनोड में मिलेंगे। यह आपको याद करने की बात है, याद करें इसको। और H2 और NaOH जो है ना, कैथोड में मिलते हैं आपको, ठीक। अगर हम इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, आपको मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको मैकेनिज्म बताऊं, अगर मैं आपको मैकेनिज्म अगर डिस्कस करें हल्का सा, बताइए। पहले हम एनोड पे देखते हैं, एनोड पे, एट एनोड। अच्छा, एनोड पे क्या होता है आपको पता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। चलो सर कोई बात नहीं, बढ़िया सा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। बताओ एनोड पे किस किस का फॉर्मेशन हो रहा है, CO2 एंड RR का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो एनोड पे मैकेनिज्म कैसे होगी, देखो RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये आपका एनोड पे। और एनोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा,
अब देखो एक इलेक्ट्रॉन का इसने लॉस कर दे यहां पर, माइनस एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे तो बनेगा, क्या बनेगा बताओ, RC डबल बॉन्ड O, या इसके पास एक क्या आ गया, फ्री रेडिकल आ गया, क्या आ गया, फ्री रेडिकल। अब देखो, अब ये इसके पास फ्री रेडिकल आ चुका है, अब देखना ध्यान से देखना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो गया। अब ये जो फ्री रेडिकल बन गया, अब ये जो फ्री रेडिकल है RCOO फ्री रेडिकल, अब यहां पर होगा होमोलिटिक क्लीवेज। जो ये R वाला बॉन्ड है कार्बन से, ये होमोलिटिक क्लीवेज करेगा। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन एक इधर आ गया, और यहां इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इस R के पास पहुंच गया। तो देखो एक बॉन्ड ये है इसके पास और एक बॉन्ड यहां से आया, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से है, तो CO2 यहां से बाहर निकल जाएगा। देखो CO2 तो आपका बाहर रिमूव हो चुका है, जैसे CO2 रिमूव हो चुका है, और अब क्या बच गया बताओ, R के ऊपर आपके पास आ चुका है फ्री रेडिकल। क्या आ चुका है, फ्री रेडिकल। वेरी वेरी सिंपल। मैं फिर मैं बता रहा हूं, ये जो फ्री रेडिकल था यहां पे, एक इधर को आया, और ये एल्केन का फ्री रेडिकल होमोलिटिक क्लीवेज होके एक इसके पास आएगा कार्बन के पास, और एक R के पास बच गया। ऐसे बहुत सारे फ्री रेडिकल होंगे वहां एल्केन के, है नहीं है, ऐसे बहुत सारे फ्री रेडिकल होंगे, एल्काइल फ्री रेडिकल होंगे वहां पे, R फ्री रेडिकल होंगे। तो ऐसे बहुत सारे R फ्री रेडिकल आपस में मिलके किसका फॉर्मेशन कर देंगे, एक इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, तो मेरे बच्चों ऐसे बहुत सारे होंगे जो ऐसे बहुत सारे फ्री रेडिकल आपस में मिलके एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। मैं फिर बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो एल्केन बन गया, देखो CO2 भी बन रही है एनोड पे, और एल्केन का फॉर्मेशन भी एनोड पे हो रहा है। समझ में आया नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम 4-5 क्वेश्चन कराएंगे तो आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा यहां से, ठीक है। तो आप याद, भले आप मैकेनिज्म याद मत रखिए, ये याद रखिए एल्केन और CO2 का फॉर्मेशन एनोड पे होता है। मैं आपको मैकेनिज्म यहां पर बता चुका हूं, ठीक। तो ये सारे के सारे चीजें एनोड पे मिलेंगे आपको, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ठीक। अगर हम बात करें कैथोड पे क्या होता है, अब बात करें हम कैथोड पे। अच्छा, कैथोड पे ऑक्सीडेशन होता है, आपको पता है, कैथोड पे होगा सर एट कैथोड, सॉरी रिडक्शन होता है, क्या होता है, रिडक्शन होता है। अच्छा, कैथोड पर रिडक्शन होएगा, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। ये वाटर है, वाटर ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बच जाएगा बताओ, OH नेगेटिव, और साथ में क्या बच जाएगा, H फ्री रेडिकल बच जाएगा। बचेगा नहीं बचेगा, वाटर ने जैसे एक इलेक्ट्रॉन लिया तो OH नेगेटिव और H फ्री रेडिकल बच जाएगा। अब आप मुझे बताओ, ऐसे बहुत सारे H फ्री रेडिकल होंगे वहां पे, क्या होंगे, ऐसे बहुत सारे H फ्री रेडिकल जैसे वहां पर होंगे, तो ये मिलके क्या बना देगा, H2 गैस बना देगा, और साथ में OH नेगेटिव तो है ही है, मतलब बोले तो OH नेगेटिव तो है ही, और OH नेगेटिव और Na जो यहां पर टूटा था, ये Na और H मिलके NaOH का फॉर्मेशन कर देगा। इसलिए कैथोड पर H2 और साथ में NaOH का डिपोजिशन हुआ है। देख लीजिए यहां पे, समझ में आया नहीं है। तो H2 और NaOH जो है मेरे बच्चों, ये आपको कैथोड पे मिलेंगे जहां पे रिडक्शन हो रहा है। एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज, अब सुनो सर, कम से कम मीथेन का फॉर्मेशन तो नहीं हो सकता। अगर बहुत सारे एल्काइल फ्री रेडिकल होंगे तो बहुत सारे कार्बन वाले होंगे, तो एक कार्बन का तो कभी बनेगा ही नहीं। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से CH4 को हम नहीं बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो CH4 है मीथेन का फॉर्मेशन हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है यहां पर, देखो OH का फॉर्मेशन हो रहा है, कैथोड पे OH का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। अब मुझे बताओ, OH का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, है नहीं है, बेसिसिटी बढ़ेगी, बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो आप मुझे बताएं, जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस आगे को बढ़ता है तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। समझ में आया नहीं है, तो यहां पर बेसिसिटी बढ़ जाती है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ता है और CH4 का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। और दूसरा, NaOH और H2 जो है वो कहां बनते हैं, कैथोड पे बनते हैं, और CO2 और एल्केन का फॉर्मेशन कहां होता है, कहां होता है, एनोड पे होता है। ये मेरी मैकेनिज्म है, ये मेरी क्या है, मैकेनिज्म है। आप चाहो तो कुछ नहीं करना है, ये CO2 को बाहर निकाल दो, R और R फ्री रेडिकल को आपस में जोड़ दो, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। तो हम बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं,
फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करते तो समझ में आ जाएगा हाँ सर कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है क्या। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है यहाँ पे सर, जैसे आपने सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने इलेक्ट्रोलिसिस किए, तो एल्केन और CO2 का फॉर्मेशन एनोड पे होता है सर, कोई बात नहीं। H2 और NaOH का फॉर्मेशन कैथोड पे होगा, कैथोड पे OH का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो बेसिक करेक्टर और बढ़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। कहां कहां क्या बनेंगे मैं आपको ये बता चुका हूं, मैकेनिज्म मैंने समझा दिया, मैकेनिज्म को याद करने की जरूरत नहीं है। बट याद रखना कि मीथेन का फॉर्मेशन नहीं होता है, कैथोड पे OH का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बेसिसिटी बढ़ेगी, बेसिक नेचर बढ़ेगा, और मीथेन का फॉर्मेशन यहां से नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इन 5 क्वेश्चन की। 6 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं आपको इंटरमोलिकुलर कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस भी बता रहा हूं और इंट्रामोलिकुलर कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस भी बता रहा हूं। यहां से मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करना है, ठीक। अब देखिए ये मेरा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो कुछ नहीं करना है आपको, जैसा जैसा हम बता रहे हैं वैसा वैसा करना है। जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा आपको पता है, ये बाहर निकलेगा यहां से, है नहीं है, ये बाहर निकल गया, CO2 तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। अब ये बनेगा फ्री रेडिकल, यहां पे ऐसे बहुत सारे फ्री रेडिकल होंगे। ये देखो एक CH3 फ्री रेडिकल आपको यहां से मिल रहा है और ऐसे बहुत सारे CH3 फ्री रेडिकल होंगे, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेगा। तो मुझे बताओ क्या बनेगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो 2 कार्बन वाला बनेगा, साथ में CO2 गैस भी रिलीज होगी, H2 गैस भी रिलीज होगी और NaOH का फॉर्मेशन भी होता है। मैं आपको मेन प्रोडक्ट बता रहा हूं, ये कहां बनेगा, एनोड बनेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे यहां पर भी है, इसको हटाओ फ्री रेडिकल बनाओ, सिंपल सा फंडा है, CONA हटाओ फ्री रेडिकल बनाओ, वेरी सिंपल। ऐसे बहुत सारे क्या होंगे फ्री रेडिकल होंगे, आपको बताइए ऐसे C2H5 के बहुत सारे फ्री रेडिकल होंगे, वो आपस में क्या करेंगे, मतलब बोलते हैं 2 फ्री रेडिकल आपस में मिलकर बॉन्ड बना देंगे तो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ C2H5 और C2H5 मिलकर क्या बना देंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। ऐसे ये भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर एल्केन का फॉर्मेशन नहीं बनता है, यहां पर एल्केन का फॉर्मेशन नहीं होता है सर। देख लो CO2 बाहर निकाल दो, ये बन जाएगा H फ्री रेडिकल, बनेगा नहीं बनेगा, है नहीं है, ये सोडियम फॉर्मेट हो गया, सोडियम फॉर्मेट या सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। अब मुझे ये बताओ CO2 बाहर निकल गया यहां से तो H फ्री रेडिकल बन गया, H फ्री रेडिकल। ऐसे बहुत सारे H फ्री रेडिकल होंगे, तो भाई लोगों ये H फ्री रेडिकल आपस में मिलके H2 गैस का फॉर्मेशन कर देगा। यहां देखो H2 गैस का फॉर्मेशन कहां भी हो रहा है, एनोड पे भी हो रहा है। यहां पर कोई एल्केन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस जो है कहां बन रही है, एनोड पर बन रही है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं है। जब सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन मतलब बोलते इलेक्ट्रोलिसिस हम कराते हैं तो एनोड पे एल्केन नहीं बनता है, क्योंकि यहां पर तो एक ही कार्बन है, वो CO2 बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन बहुत सारे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल या 2 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आपस में मिलके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। एनोड पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, एल्केन नहीं बन रहा है। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है नहीं है। अभी तक जो देखो ये भी एल्केन बन रहा है कहां पे, एनोड पे, ये भी एल्केन बन रहा है कहां पे, एनोड पे, लेकिन यहां पर एल्केन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन गैस एनोड पे बन रही है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अब जो ये क्वेश्चन है इंट्रामोलिकुलर कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब होता है विदिन द मॉलिक्यूल, कुछ नहीं करना है सर आपको। फिर वही बात आ जाती है, यहां से CO2 हटाओ, यहां से CO2 हटाओ, समझ में आया नहीं है। इसके पास फ्री रेडिकल बचेगा, इसके पास भी फ्री रेडिकल बचेगा, दोनों के पास एक एक फ्री रेडिकल है। क्या करेगा सर, ये इधर को गया, ये इधर को गया है, तो एक एक बॉन्ड बना दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया है। तो देखो ये CH2 था, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये CH2 बन जाएगा। पहले से सिंगल बॉन्ड था, एक एक रेडिकल आपस में मिलकर एक सिंगल बॉन्ड बना दिया है, एल्कीन का फॉर्मेशन कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तक नहीं करे होंगे आपने ऐसे सवाल कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के, मैं आपको बता रहा हूं, है नहीं है। तो ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है इंट्रामोलिकुलर, वेरी सिंपल। CO2 हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ, दोनों आपस में जोड़ो, बॉन्ड का फॉर्मेशन करो, दैट्स सिंपल। ऐसे लास्ट क्वेश्चन है,
फिर बता रहा हूं, CO2 हटाओ, CO2 हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ। ये देखो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर दिया। फ्री रेडिकल ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये फ्री रेडिकल यहां गया। देखो डबल बॉन्ड है पहले से, एक बॉन्ड और जुड़ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको इंटरमोलिकुलर भी बता चुका हूं, मैं आपको इंट्रामोलिकुलर भी बता चुका हूं। क्वेश्चन ऐसे करने पड़ते हैं तब जाके सिलेक्शन होता है, क्योंकि कोलबे इलेक्ट्रिक से आपने क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा आज तक। एक रिएक्शन पढ़ दी, बस समझ में आ जाती है, बता देते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, हो गया। क्या क्या नई चीज सीखी? अगर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन अगर उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एल्केन नहीं बनता है। वहां पर तुम एल्केन बना के आओगे 2 कार्बन का, नहीं, CO2 रिलीज होगी, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। इंट्रामोलिकुलर करने पड़ते हैं इतने बढ़िया से। तो तुम बच्चे सोचते हैं सर अरे यार मैंने तो इलेक्ट्रिसिस पूरा पढ़ा था, मुझे तो आता ही नहीं है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस है पीसीबी कॉर्नर से पढ़ने का। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, पूरी दुनिया में फैलाओ। इट्स अ रिवॉल्यूशन, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आके रहेगी। थैंक यू सो मच।